हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी का जो पिछला पेपर था 2.0 में जो पूछा गया था वो रियल क्वेश्चन पेपर है, ताकि आपका 3.0 और 4.0 में ये काम आ सके। क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन जो पिछले वाले होते हैं बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपकी बार ऐसा होता है तो ये क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, क्योंकि रियल क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं आज। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप अपडेट होते रहें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है हमारा 47। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जब हम धातु का निष्कर्षण करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? ये है कोक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रकाश कौन सा है? यानी कि रंगीन प्रकाश है। सबसे ज्यादा जो अपवर्तित होता है वो क्या है? यानी कि जो विचलित होता है सबसे ज्यादा, वो कौन सा रंग है? तो फ्रेंड्स ये है बैगनी रंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो कि कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म में अगर प्रकाश डाला जाता है तो सारी प्रकाश जो है ये आएंगे, लेकिन सबसे दूर जो भागेगा वो कौन सा होगा? बैगनी होगा, जो सबसे ज्यादा फैल जाएगा, विचलित हो जाएगा। और वहीं पर अगर ये पूछ लेता सबसे कम अपवर्तित होने वाला, जो कि सबसे कम विचलित होगा, तो वो कौन सा होता है? वो होता है यहाँ पर लाल रंग। याद रखना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर चाहता तो लाल रंग भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया है, थोड़ा इजी कर दिया है। क्योंकि लाल अगर होता तो बहुत सारे लोग लाल को भी टिक कर देते, तो इस वजह से ये आपके लिए आसान हो गया था कि यहाँ पर सिर्फ बैगनी दिया था, लाल नहीं दिया था। तो सबसे ज्यादा अपवर्तित बैगनी रंग और सबसे कम अपवर्तित लाल रंग। इसीलिए क्या होता है कि लाइट जो सिग्नल्स होती है वो लाल कलर का होता है, जिससे कि ये विचलित नहीं होता है रंग, और ये दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है। कौन सा? लाल रंग, ठीक है। तो ये बैगनी होता है जो कि अपवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे आते हैं। 49 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स, जो समानुपाती है ये हो जाएगा उसकी लंबाई के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर फार्मूला होता है R इक्वल रो और होता है रूट एल अपान में ए, ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर आप नहीं भी जान पा रहे तो डायरेक्ट आप ऐसे कर ले। देखो, एल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा। एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। जैसे ऐसे समझो, अगर इतना छोटा तार है तो इसमें क्या होगा? प्रतिरोध कम लगेगा, यानी कि जो लाइट है हमारी उसका प्रतिरोध कम होगा, जो धारा जा रही है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर इसी तार को हम यहाँ से बढ़ा के यहाँ तक कर दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तार की हमारी लंबाई भी बढ़ गई। तो जितना तार की लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी लंबाई के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये पूछ सकता था उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, वो क्या होता है? समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा। जैसे कि फार्मूला हमने बताया रो और रूट में एल अपान ए होता है, ठीक है। तो ए अलग होता है, अगर ए बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, जबकि एल बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। और 50 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है यहाँ पर कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? जैसे कि माचिस होती है उस पे कुछ लेप लगा होता है, जिससे हम तीली रगड़ते हैं और जल जाती है तीली। तो जो लेप लगा होता है वो किस चीज का बना होता है? तो ये बना होता है यहाँ पर फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और रेड फास्फोरस यूज होता है, ठीक है। तो फास्फोरस लगा होता है जिस पर हम रगड़ते हैं जो माचिस तीली है, और वो जल उठती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है। और 51 पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? यानी कि कौन से एल्कोहल को हम पी सकते हैं, पीने के लिए हमारे लिए उपयुक्त है? तो इसको हम पीते हैं कौन सा? एथेनॉल। तो एथेनॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसको हम पीते हैं। जबकि मेथेनॉल जो होता है बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इसको पीने से मृत्यु भी हो सकती है और आंखों का अंधापन भी हो सकता है, ठीक है। तो पीने का काम कौन सा आता है? एथेनॉल आता है, जो कि शराब में मिलाया जाता है, याद रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 नंबर। और 52 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। यानी कि अगर हम किसी ईंधन की दक्षता को बताना है, कैपेसिटी उसकी बतानी है, तो किसके संदर्भ में हम उसको मेजर करते हैं? तो ये करते हैं उसके कैलोरी मान के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसको कैलोरी में हम मापते हैं। अगला है 53 नंबर। इसको थोड़ा छोटा करता हूं। इसमें कहा जा रहा है 53 नंबर पे
खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, अब देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये टीएसटी में भी सेम क्वेश्चन आया था, पीआरटी में भी सेम क्वेश्चन आया था। तो खाने के डिब्बे जो होते हैं उसमें जस्ता न चढ़ा करके हम टिन की लेप चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं हम यहाँ पर क्योंकि, अब देखो नीचे दिखा देता हूँ, क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो देखो जस्ता अगर हम चढ़ाएंगे तो जल्दी क्रिया कर लेगा और जिससे हमारा खाना खराब हो जाएगा, जबकि टिन जो होती है उसको रिएक्शन करने बहुत टाइम लगता है और इतना जल्दी हमारा खाना खराब नहीं होता, इसलिए हम टिन का लेप लगाते हैं ना कि जस्ते का लगाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला कहा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, यानी कि जो पारंपरिक चली आ रही है उसमें कौन सी पद्धति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्रिप प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ड्रिप प्रणाली है ये पारंपरिक सिंचाई पे नहीं आती है। बाकी जो खंडक प्रणाली है, चेन पंप प्रणाली है, ये पारंपरिक प्रणाली है जो कि बहुत पहले से चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 55 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि गुर्दे में अगर हम देखें तो लिंगों की गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जोड़ा, यानी कि ऑप्शन ए। अब अगर एक जोड़ा, तो एक जोड़ा मींस कितने गुणसूत्र? दो हो जाएंगे, तो यहाँ पर दो को मिलाकर हम एक पेयर बोलते हैं। तो इस वजह से मानव गुर्दे की कोशिका में अगर हम बात करते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या होती है एक, ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। अब देखो 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि मानव कान का श्रवण परास क्या है, यानी कि कितने से कितने रेंज की जो ध्वनि है वो हमारा इंसानों का कान सुन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच अगर ध्वनि है तो हम उसको सुन पाते हैं। इससे ऊपर की है तो हमारी ध्वनि नुकसान पहुंचा सकती है हमारे कानों को। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, अब अगर ये कहा जाए तो 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती, जैसे कुत्ता बिल्ली चमगादड़ होते हैं, ये सुन सकते हैं इसको 20 हर्ट्ज से कम की आवाज को। इसलिए क्या होता है जब कभी अर्थक्वेक भूकंप आते हैं तो इनको आवाज सुनाई देने लगती है, धरती के नीचे चहल पहल, इस वजह से दूर दूर भागने लगते हैं, टहलने लगते हैं जो कुत्ते बिल्ली होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ध्वनि बहुत कम सुनाई देती है। तो 20 हर्ट्ज से भी कम आवाज किनको सुनाई दे जाती है? कुत्ते बिल्ली और चमगादड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 57 नंबर। सर्वाधिक जो ऊर्जा होती है निम्नलिखित में से उच्चतम ऊर्जा, तो उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो पेंसिल की लेड होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए सिलिकॉन जो होता है, अब आपको ये बताना है कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। नेक्स्ट है आज का हमारा 60 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 60 नंबर क्वेश्चन पे कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। इन जो आहार नाल होती है वो मान लो कि ऐसे ऐसे बनी होती है कुछ इस प्रकार से, और वो बीच बीच में क्या होती है ऐसे ऐसे वो मूवमेंट करती रहती है ताकि जो डाइजेशन है वो ठीक रहे और खाना हमारा पच सके। तो कह रहे हैं कि जो आहार नाल की दीवारों की संकुचन होती है, विस्तार होता है, इस गति को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमांकुचन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वह नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारे मस्तिष्क का कौन सा जो हिस्सा है वो कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ये हिस्से होते हैं हमारे मस्तिष्क के, ये कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को। जैसे देखो कि मान लो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार का जो होगा ये होगा। अब ये जो पिछला वाला हिस्सा होता है हमारा, ये जो होता है ये पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, यही क्या करता है? रक्तचाप को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और यही से जो हमें उल्टी आती है या जी मिचलाना होता है, इसी पार्ट से होता है हमारे दिमाग के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला है 62 नंबर। 62 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, यानी कि सबसे कम जो घर्षण उत्पन्न करेगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोलिंग घर्षण, ऑप्शन बी। ठीक है, रोलिंग घर्षण में क्या होता है कि जैसे कोई चीज होता है लकड़ी के जैसे लट्ठा है, इसको हम क्या करते हैं ढुंगाते हुए लाते हैं जमीन पे, तो ये रोलिंग कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे घूम घूम के आ रहा होता है। तो ये रोलिंग घर्षण में क्या होता है ताकत सबसे कम लगती है, इस वजह से घर्षण भी इसी वजह से, क्योंकि घर्षण हमारा सबसे कम होता है,
स्थैतिक तो आप जानते हैं कि जो स्थिर अवस्था में होगा वह स्थैतिक होता है, तो उसमें कोई गति ही नहीं होती। फिसलन घर्षण का मतलब कोई चीज है डायरेक्ट वो फिसल रही, रोल नहीं कर रही है। रोल करना बात अलग है, फिसलन मतलब फिसलना बात अलग है। ठीक है, तो रोलिंग घर्षण में लगेगा बल, लेकिन उससे भी कम फिसलन में लगेगा, लेकिन रोलिंग में उससे भी कम बल लगेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इस वक्त जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वो है साजी केवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला है 64 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में करें कि ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है। ओएनजीसी इसके अध्यक्ष कौन है ये बताना है। तो इसमें से देखो जो ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं इसमें से अलका मित्तल भी नहीं है, डॉक्टर माधुरी मित्तल नहीं है, और डॉक्टर माधुरी गिल भी नहीं है। इसमें से कोई सही नहीं है। तो जब ये नहीं सही है तीनों, तो डी तो सही नहीं होगा। तो अब ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन, ई वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब वहीं पर बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था। तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें होना चाहिए था अरुण कुमार सिंह, यानी कि ओएनजीसी के अध्यक्ष जो है इस वक्त मैं लिख देता हूं यहां पर अरुण कुमार। ठीक है, याद रखना आपको, अरुण कुमार सिंह जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं ओएनजीसी के इस वक्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है 65 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है इस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखो करंट अफेयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बीच में डाल दिए हैं कि जो दूर दूर के देश हैं उनके भी प्रधानमंत्री वगैरह पूछ लिए हैं, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई ना कोई टॉपिक आया होगा, कोई ना कोई इन करंट में कोई ना कोई चीज आई होगी इनके बारे में, ये खबरों में रहे होंगे, इस वजह से ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इटली के प्रधानमंत्री आप जाने गए कौन है, जॉर्जिया मेलोनी राइट आंसर। अगला है 66 नंबर। 66 में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट, यानी कि जो पांचवी बार बाघों की गणना हुई है 2022 के अनुसार, कब हुई है 2022 में, उसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो बाघों की जो संख्या है भारत में अगर देखें तो यह 3167। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वहीं मैं आपको आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बाघों की संख्या टोटल तो इतनी है पूरे इंडिया में, लेकिन कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। ठीक है, आपको बताना है गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी। ठीक है, इनमें से बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या है, 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा है आज का। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2022 की घटना बिपरजॉय था, यानी कि बिपरजॉय आया था, आपने नाम सुना होगा। तो बिपरजॉय क्या था, तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि काफी भारी मात्रा में आंधी तूफान और बारिश भी आई थी। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है कौन, बिपरजॉय। तो देखो जैसे भी कोई आंधी तूफान या ऐसे करके आते हैं जो खबरों में रहते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको पूछ लिया गया है। तो अगली बार से आपको याद रखना है कि ऐसे जब कभी तूफान आंधी आते हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, खासकर जो न्यूज़पेपर में पूछे जाते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, माफ कीजिएगा 68 नंबर का। कहा जा रहा है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है। तो मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील योजना, उसका नया एक नाम है, तो उसका नाम नया क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम पोषण योजना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 69 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, यानी कि जो थावे महोत्सव है 2023 में मनाया गया है, तो ये कहां पर मनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर बिहार में नहीं था, और मुंगेर बिहार में नहीं था, पटना बिहार में भी नहीं था। तो जब ये नहीं सही है तो हम कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं सही है। तो अगर रियल में देखा जाए कि जो महोत्सव हुआ था थावे महोत्सव, ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था गोपालगंज में। तो आप जानते होंगे गोपालगंज, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर गोपालगंज, और कहां पर, बिहार में। ठीक है, याद रखना। आप में से बहुत सारे लोग पता भी होगा कि गोपालगंज बिहार में थावे महोत्सव की शुरुआत हुई, थावे महोत्सव हुआ था 2023 का, ये कहने का मतलब है। 70 नंबर देखो, अभी बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं दो चार, जैसे कि बिहार सरकार की स्टेट आइकन क्या है। तो जो स्टेट आइकन है इस वक्त बिहार सरकार के हिसाब से, तो वो कौन है, ये है मैथिली ठाकुर। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है। तो देखो इसमें जो बजट की राशि दी गई है कि इतना पैसा खर्च करा जाएगा जल जीवन जो योजना है, मिशन है, उसके तहत। तो इसका राइट आंसर है 70,000 करोड़। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 70,000 करोड़ इस मिशन में लगाने की बात करी गई है, इसके लिए बजट पेश किया गया है 70,000 करोड़। अगला है 72 नंबर। इसमें क्या है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। यानी कि एक क्लस्टर आधारित एक गांव का विकास कराने के लिए योजना है, उस योजना का नाम क्या है। तो इसका नाम दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखो रूर्बन मिशन यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो इसमें से आपको यही याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर आपको ये नाम होगा कि क्लस्टर आधारित जो गांव है उनसे रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी आप आराम से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है 73 क्वेश्चन पे कि द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक देखो द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर शेखर पाठक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे आते हैं, और 74 पे देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन में है, क्योंकि ये जब 1.0 हुआ था तब भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा जा रहा है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। और पिछली वीडियो में हमने इसमें बताया भी था। तो ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि आप जानते होंगे क्या होती है, जैसे कि कोई ब्लाइंड लोग होते हैं जो अंधे होते हैं, देख नहीं पाते, तो उनके लिए क्या होता है एक अलग तरीके से लिखावट वाली किताब होती है जिसमें उभरे हुए कुछ अक्षर रहते हैं, उनको टटोल करके टच करके पढ़ लेते हैं आसानी से। तो ये लिखावट को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि। ब्रेल नाम के जो एक लोग हैं उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, समझ गए होंगे आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। यानी कि जो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी है इसके बारे में कौन सी चीज सही है। तो देखो इसका आयोजन कब किया गया था, 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ किया गया था, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि 16 अप्रैल 2023 की शुरुआत हुई थी। अगला है इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई थी, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, नई दिल्ली से, कब, 16 अप्रैल 2023 को। अब देखो इसका शुभारंभ 22 दिसंबर, जब ये सही हो गया तो ये तो कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक ही साथ एक दिन दो अलग अलग डेट नहीं हो सकती, तो ये सी तो गलत ही हो गया। अब देखो यहाँ पर अब जब एक से ज्यादा सही हो जाते हैं हमारे, तो हम ऑप्शन कौन सा लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी को हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, जब कोई नहीं सही होता तो ए को करेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है। अगले पार्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे 76 से आगे के क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आज आपको अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी लोगों ने अब तक कमेंट किया है उन्हें पता भी होगा कि आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई जरूर देते हैं, भले ही अगले ही दिन उसका रिप्लाई क्यों ना दें। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं, नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लेना, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर प्रीवियस ईयर जो प्लेलिस्ट है उसको क्लिक करेंगे तो सारे आपके सामने पेपर खुल करके आ जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने 1.0 के भी कराए हैं, और क्योंकि हम 2.0 के अब करवा रहे हैं, तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं 1.0 वाले, तो उसकी भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे, आप देख लेना। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सेम होते हैं और रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं, इनका आंसर जो है तो वो हमेशा वही रहता है, इस वजह से चांसेस हैं रिपीट होते ही होते हैं। तो अगर चैनल पसंद आया है, आपको वीडियोस कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे वीडियो से अपडेट होते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आगे